अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल के ऊपर जो कि है डिजिटल प्रेजेंस के डिजिटल प्रेजेंस हमने कैसे देनी है अपने बिज़नेस की, अपने प्रोजेक्ट की, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, हमने डिजिटल प्रेजेंस कैसे देनी है। बेशक आप दोनों सिनेरियोस में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हों, नया ब्रांड बना रहे हों, चाहे वो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, और उसको आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, उसका ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं और उसको आप ऑनलाइन ही लॉन्च करना चाहते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन ही ऑपरेट करना चाहते हैं। और दूसरे एंड पे ये भी हो सकता है कि आपका ऑलरेडी एक फ़िज़िकल बिज़नेस मौजूद हो, कोई शॉप है आपका, कोई स्टोर है जो ऑलरेडी फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता है और पिछले कई अरसे से आप इसको चला रहे हैं, लेकिन अब आपने सोचा है कि अब मैं इसको ऑनलाइन जो है शिफ्ट करूँ, इसकी डिजिटल प्रेजेंस है उसके ऊपर मैं काम करूं और डिजिटली लोग मेरे स्टोर को देखें, मेरी प्रोडक्ट्स को देखें और मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी परचेज़ करूं और अपनी ब्रांडिंग करूं और इसकी इमेज बिल्डिंग करूं। तो ये दोनों सिनेरियो के अंदर जब आप डिजिटल प्रेजेंस की तरफ आते हैं तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके अकाउंट्स होना ज़रूरी हैं, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके बिज़नेस पेजेस होना ज़रूरी हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि ज़रूरत के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी नीड देखें, आजकल के दौर में जिस तरह मैंने आपको वो सारा पिछले फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ें बताई कि ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में कितना बड़ा फ़र्क है। तो ऑब्वियसली अब हर कोई चाहेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने ब्रांड को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केट करे और कस्टमर तक पहुँचे, अपनी ऑडियंस तक पहुँचे, ताकि उसको मेजर कर सके, उसमें एक्सपेंस कम लगे, उसको वो ग्लोबल कर सके और फिर उसको उसकी जो रिस्पॉन्स है उसको एनालाइज़ कर सके, फिर उसके मुताबिक अपने सर्विसेज के अंदर, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये सारे फ़ायदे हासिल करने के लिए आपकी डिजिटल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगर आप भी इसको एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, बेशक आपने वो फ़िज़िकली किसी स्टोर पे जाकर, किसी शॉप पे जाकर विज़िट करके आपने बेशक लेनी हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप सबसे पहले उसको सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आप फ़ेसबुक के ऊपर या उसका यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं उसकी। आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए ये मेरे नज़दीक तरीन किन किन स्टोर्स पे अवेलेबल है। उसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है या इस सर्विस के ऊपर लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, उनके फीडबैक्स क्या हैं, उनके रिमार्क्स क्या हैं, उसकी प्राइस रेंज क्या है, मुझे कम प्राइस में कहाँ से मिलेगा। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो परचेजिंग से पहले आपको ने लेनी होती है, तो बेशक आपने फ़िज़िकली जाके उसको परचेज़ करना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सबसे पहले उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस, आपका ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होगा, उसकी अच्छी प्रोफेशनल वे के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, तो ऑब्वियसली इससे आपकी इमेज बिल्डिंग भी होगी, आपकी ब्रांडिंग भी होगी और आपकी कन्वर्जन भी होगी। अगर किसी शख्स को आपकी ब्रांड पसंद आएगा तो वो आपको ऑनलाइन परचेज़ कर लेगा, या उसने फ़िज़िकली भी परचेज़ करना है तो आपका एड्रेस अवेलेबल होगा, आपकी शॉप का, आपके स्टोर का एड्रेस अवेलेबल होगा, वो उस एड्रेस पे जाके वो परचेज़ कर लेगा। अब ये जो कस्टमर आपके पास आया है ये किसी फ़िज़िकल मार्केटिंग से या ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग से नहीं आया है, ये आपके ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से, ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से, ऑल्दो आपने मार्केटिंग नहीं भी की उसकी, ठीक है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने उसको मार्केट करते हैं। अगर आपने मार्केटिंग नहीं भी की, सिर्फ आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल आपकी क्रिएटेड है, गूगल मैप के ऊपर आपने अपनी जो लोकेशन है वो ऐड की हुई है, अपनी जो बिज़नेस लोकेशन है उसको आपने ऐड किया हुआ है, ताकि कोई नियर बाय बिज़नेस या प्रोडक्ट को बंदा सर्च करता है तो उस सर्च के अंदर आप आ जाते हैं। तो अगर आपके सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडियम्स के ऊपर आपकी प्रेजेंस भी है तो वो भी आपको फ़ायदा देगी, ठीक है ना, उससे भी आपका कोई कस्टमर जनरेट होगा। और अगर आपने उसको प्रोफेशनल वे में प्रॉपर तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ भी किया हुआ है तो ऑब्वियसली फिर तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कस्टमर आपके मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो फिज़िकल कस्टमर हैं वो तो है ही हैं, लेकिन एडिशनली जो है ना एक और सोर्स ओपन हो जाएगा जिससे आपके कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे।
तो दिस इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट और योर ब्रांड। अब डिजिटल प्रेजेंस के को हम डिफाइन करें, जिस आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसके ऊपर लिखी है कि डिजिटल प्रेजेंस इज़ how your business appears online, and your web presence is made up of several different components and can be summed up as the impression your brand makes online through content, websites, search engines and other digital media platforms। आपकी जो वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपकी प्रेजेंस है, इधर इन फॉर्म ऑफ कंटेंट, इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट। कंटेंट मीन्स it's also a website, you can say you can write a blog and then you can add the articles in that blog or website। फिर आपके जो सर्च इंजन है उसके ऊपर आपका बिजनेस या आपका जो ब्रांड है वो शो होना चाहिए, वो सर्च होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और फिर जो जितने भी अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपका बिजनेस, यू कैन से कि आप एक वर्चुअल एक शॉप क्रिएट करते हैं, वर्चुअल एक वेन्यू क्रिएट करते हैं, वर्चुअल एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर ब्रांड। अब वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप बात करें कंटेंट की तो उसमें आपकी ई बुक्स आ सकती हैं, आपके ब्लॉग्स आ सकते हैं, उस ब्लॉग के अंदर आपके आर्टिकल्स आ सकते हैं, फिर वाइट पेपर्स के ऊपर आपकी प्रोफाइल्स बन सकती हैं, फिर आप वीडियो कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, फिर अपने कुछ केस स्टडीज़ जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी तरह जब आप बात करते हैं वेबसाइट की, उसके ऊपर आपका लोगो आ जाएगा, आपकी ब्रांडिंग आ जाएगी, आपके लैंडिंग पेज आ जाएंगे। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए आप डिफरेंट लैंडिंग पेज बना सकते हैं, फिर इसके ज़रिए आपकी ब्रांडिंग होगी। इसी तरह जब आप पेड एडवर्टीजमेंट के ऊपर जाएंगे, फिर आपके लिंक्डइन एड्स हैं, आपके गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यानी पेड कैंपेन भी इसके ऊपर आप रन कर सकते हैं। फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, वहाँ लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका टिकटॉक है। इसके अलावा बेशुमार प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है जिसके ऊपर आप बाय यूजिंग योर ईमेल आप न्यूज़लेटर भेज सकते हैं, आप ड्रिप कैंपेन जो है उसके अंदर बना सकते हैं और वेलकम मैसेज कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप इसमें इंगेज कर सकते हैं। और आपकी जो नई अपडेट्स हैं आपकी कंपनी की, आपकी ब्रांड्स की नई अपडेट्स हैं, नई प्रोडक्ट्स आती हैं, नई ऑफ़र्स आती हैं, वो भी थ्रू ईमेल जो है आप उनको भेज सकते हैं। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स और सारे टूल्स को आप यूज़ करके आप अपनी सोशल प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस या डिजिटल प्रेजेंस आप इसके ऊपर बनाते हैं। जब ये डिजिटल प्रेजेंस आप बनाएंगे तो इसका मतलब है अब आपने अपने फिजिकल बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे देयर आर 5 वेज टू इम्प्रूव योर डिजिटल प्रेजेंस। क्या आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? डिजिटल प्रेजेंस तो आपने इस चीज़ को समझ लिया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स और कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वो पेड भी हैं, वो ऑर्गेनिक भी हैं। प्रेजेंस होने के बाद अब आपने इसको जब इम्प्रूव करना है, आप चाहते हैं कि ये कोई इफ़ेक्टिव भी हो, ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, तो आप इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं? तो सबसे पहले चीज़ आप याद रखें, यू शुड बी कम्प्रीहेंसिव, ठीक है ना। आपने जो चीज़ें अपलोड करनी हैं वो सब ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। यानी आपकी नीश क्या है, आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। आप उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप एड्स बनाएं और अपनी नीश के अंदर रहते हुए आप वीडियो कंटेंट अपलोड करें। उसी के अंदर आपके ब्लॉग्स और आपके आर्टिकल्स और आपकी ईमेल्स, आपकी न्यूज़लेटर, जितनी चीज़ें भी आप अपलोड करेंगे वो अपनी नीश के अंदर रहकर और अपने जो आपके कीवर्ड्स हैं उनके साथ वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए और वो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। वो इतना स्कैटर्ड ना हो, इतना कन्फ्यूजिंग ना हो कि जो लोग आपकी ब्रांड है, जो बिज़नेस है, उसको ऑनलाइन देख तो रहे हैं लेकिन वो क्लियर ना हो कि ये किस चीज़ का ब्रांड है, ये क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो। दे शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। आपका मैसेज बड़ा क्लियर हो, आपकी जो एड्स हैं, जो आपकी कॉपी राइटिंग है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। वो इतनी स्कैटर्ड ना हो, वो इतनी फैली हुई ना हो कि आपने कभी एक चीज़ के ऊपर बात की तो वो एक और डोमेन में आप निकल गए, कभी इस ब्रांड के ऊपर बात की तो एक और साइड पे आप निकल गए, ठीक है। तो यू शुड बी कम्प्रीहेंसिव। तो ये फर्स्ट वे है। इससे अगर आप कम्प्रीहेंसिव रहेंगे, अपने कंटेंट को कम्प्रीहेंसिव रखेंगे, तो आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो इम्प्रूव होगी, उसका आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद ये है कि आपको कुछ बोल्ड एक्शंस जो है ना वो लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो है ना, इसमें मैं अगर बात करूँ, इफ़ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट, यू नीड टू क्रिएट कंटेंट दैट इन्हांस योर डिजिटल प्रेजेंस, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है कि आप न्यूज़लेटर भेजते रहें, उनको इन टच रखें अपने कस्टमर को। ऑब्वियसली मैं जब कस्टमर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कस्टमर का मतलब है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है। उन पोटेंशियल कस्टमर को आपने इंगेज रखना है, उनके साथ आपने अप टू डेट रखना है, उनको ऐसी सी नई अपडेट्स उनके साथ आपने शेयर करती रहनी है, जिससे उनका ट्रस्ट जो आपके ऊपर है वो बहाल रहे, जिससे जो जो इंटरेस्ट लेवल जो बना है आपकी अवेयरनेस कैंपेन से, और आप एक इंटरेस्ट लेवल कैंपेन से जो जो उनका इंटरेस्ट लेवल बना है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपने एक न्यूज़लेटर बेटा सेंड किया या 3-4 पोस्ट आज अपलोड की हैं और फिर 1 महीने बाद कोई आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी या वीक हो जाएगी। तो जब जो एक विजिटर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके बिज़नेस पेज के ऊपर, जब वो देखता है कि ये रेगुलर कंटेंट यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा, या उसके व्हाट्सएप के ऊपर, उसकी ईमेल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर कोई कंटेंट अगर आप थ्रो नहीं कर रहे, तो वो एक बैड इंप्रेशन इसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो आपको एक इंगेजिंग कंटेंट जनरेट करना है और अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ हर वक्त इंगेज रहना है। जितना ज़्यादा इंगेज रहेंगे आप उसकी कंसिडरेशन में रहेंगे। अगर आपने इंगेजमेंट ख़त्म कर दी उसकी फिर आप इंटरेस्ट लेवल पे चले जाएंगे, और हो सकता है आप सिर्फ उसके अवेयरनेस लेवल तक ही महदूद हो जाएं अगर आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव ना किया। थर्ड इसके अंदर वो है थिंक विजुअली, ठीक है ना। अब विजुअल कंटेंट जो है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आपने ज़रा फोकस करना है। जो विजुअल कंटेंट है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऐड बनाते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं, उसके अंदर आप एक टेक्स्ट लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, और उसमें अपनी ब्रांड है, उसके कोई फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसका कंपैरिजन जो है वो आप दे रहे होते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो व्यूअर जो है, जब वो आपका ऐड देखता है, तो वो उसको इतनी जल्दी परसीव नहीं कर सकता, इतनी जल्दी मेमोराइज़ नहीं कर सकता, और उसको इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है। उसका कोई स्केच, उसका कोई ख़ास किस्म का पैटर्न नहीं बनता उसके माइंड के अंदर, तो वो इस चीज़ को भूल जाता है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर वही चीज़ जो आपने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में या हेडिंग्स में या बुलेट पॉइंट के अंदर लिखी है, उसको आप एक रियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, या किसी ख़ास इमेज के ज़रिए, एक पोस्टर के ज़रिए एक ऐसा इमेज क्रिएट करेंगे जिससे वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो कि आपका ब्रांड किस किस्म का है, क्या चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे हैं। तो विजुअल कंटेंट जब आप उसको देंगे, तो वो फ़ौरन जो ह्यूमन माइंड के अंदर वो जो विजुअल कंटेंट है वो फ़ौरन रजिस्टर हो जाता है, और वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी जो ब्रांडिंग होती है, आपका लोगो है, आपके इन्फोग्राफिक्स हैं, और आपकी जो कलर स्कीमिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसके माइंड में रजिस्टर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर मैं बात करूं कि पेप्सी का एक ख़ास लोगो है, उसकी ख़ास कलर स्कीम है, तो जब भी कोई शख्स आपके सामने, जैसा मैंने अभी नाम लिया पेप्सी का, आपके सामने कोई पेप्सी का नाम लेगा, तो फ़ौरन आपके जहन में एक स्केच बनेगा कि ये पेप्सी का लोगो इस तरह का होता है, उसमें ये रंग होते हैं, ये कलर होते हैं। अब ये कलर स्कीम और ये लोगो आपके माइंड में रजिस्टर इसलिए है कि उन्होंने इसकी जो ब्रांडिंग की है, उस ब्रांडिंग के अंदर एक ख़ास कलर स्कीम रखी है, ख़ास कलर का पैटर्न रखा है, और वो लोगो जो है वो हर पोस्ट के अंदर, हर न्यूज़लेटर के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर, हर वीडियो ऐड के अंदर, स्टैटिक ऐड के अंदर उन्होंने वो लोगो यूज़ किया है, और सेम कलर स्कीम इसके अंदर यूज़ की है। तो बार बार वो लोगो देखकर, वो पोस्टर देखकर, वो एक ख़ास किस्म का थीम देखकर वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। अब वो जो जितने भी आपके जहन में, जब मैंने नाम लिया पेप्सी का, तो फ़ौरन उसका जो पहली चीज़ आपके जहन में आई, तो वो 2 चीज़ें आपके जहन में आई होंगी। सबसे पहले उसका लोगो, और दूसरे नंबर पे उसका थीम, उसकी कलर स्कीम। अब वो जितने भी ऐड आज तक चलते रहे हैं, उसमें जो भी वो कंटेंट लिखते रहे हैं, या उसके अंदर वो टेक्स्ट ऐड करते रहे हैं, या कुछ स्लोगन्स देते रहे हैं, वो टेक्स्ट आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप उसकी कलर स्कीम, उसका लोगो आपको याद रहेगा, क्योंकि जो विजुअल कंटेंट है वो एक जल्दी रजिस्टर भी होता है, आप उसको जल्दी मेमोराइज़ भी कर लेते हैं, और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो विजुअल कंटेंट हो, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे फोकस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जिस तरह कि मैंने आपको बात की कि जो अब आपने डिजिटल प्रेजेंस देनी है, तो आपके पास वेबसाइट भी है, आपके पास कंटेंट मार्केटिंग भी है, आपके पास वीडियो प्रोडक्शन भी है, और आपके पास ईमेल मार्केटिंग भी है, और एक चीज़ मैंने उसमें ऐड की, उसमें आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। तो कोशिश करें बाकी जितने आपकी चाहे वेबसाइट है या चाहे बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं,
इसके ऊपर आपकी प्रेजेंस तो होना ज़रूरी है, लेकिन आपका जो फोकस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। वो इसलिए आपका जो 80% यूजेज ऑफ इंटरनेट है, आप इसके स्टैटिस्टिक्स निकालें तो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो जो डेली बेसिस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है। अब आप ख़ुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपने जो भी आपकी फ़ोन यूजेस है या जब इंटरनेट आप यूज़ करते हैं 24 घंटे के अंदर, फॉर एग्जांपल आप 4 घंटे इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप इसको ज़रा सेल्फ मेजर करें। जब 4 घंटों में से कितने आवर्स हैं जिनके ऊपर कितना टाइम है जो आप स्पेंड करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ वेबसाइट से सर्च करने के ऊपर, या किसी ईमेल रीडिंग के ऊपर, या किसी ब्लॉग आर्टिकल पढ़ने के ऊपर कितना आप टाइम जो है वो उस पर स्पेंड करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इधर इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टिकटॉक एंड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, आप कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जितना इंटरनेट यूजेज है उसका 70 to 80% टाइम तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो जहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है, जहाँ ऑडियंस की इंगेजमेंट ज़्यादा है, तो आपकी जो बिज़नेस की प्रेजेंस है वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपकी वीडियोस, आपके शॉर्ट्स और आपकी स्टैटिक पोस्ट जो हैं वो आपके सोशल मीडिया, आपके फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आपका कंटेंट अपलोड होता रहे। इससे आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में ये मैं बात करूँगा, जो फिफ्थ वे है जो आपने डिजिटल प्रेजेंस के लिए आपने जिसका ख्याल रखना है, जो वे अडॉप्ट करना है, वो ये है कि आपने ये जो सारी एफ़र्ट की है, इन सारी एफ़र्ट के ऊपर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आपने कभी इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगानी कि भाई मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया हूँ, जितना मैंने काम किया है, जितनी एफ़र्ट की है और जितने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कंटेंट और ये सारी चीज़ों पर जो वर्किंग की है ये इनफ है। इसके बाद जो है मुझे मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है या इसको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन कभी आपने जहन में नहीं लेके आनी। हमेशा आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ और कौन से वेज़ हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैं यूज़ करके अपनी डिजिटल प्रेजेंस को जो है मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसके लिए आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो इसके ऊपर लिखे जाते हैं। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आपको ट्रेन करेंगे इसके ऊपर। आप इस चैनल के साथ भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस में लेकर आऊँगा। वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप जो है अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बड़ी स्पीडली, बड़ी रैपिडली इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा और बेशुमार ज़राए हैं। इसके ऊपर ई बुक्स मिलती हैं आपको, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं उसको रीड करते रहें। इसके जो एल्गोरिदम है फेसबुक के, इंस्टाग्राम के या ट्विटर के या लिंक्डइन के, जो बैकग्राउंड पे जो इसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर डिजिटल प्रेजेंस, टू इम्प्रूव योर बिजनेस मार्केटिंग, टू इम्प्रूव योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। तो इन चीज़ों के साथ इन टच रहें और कभी भी अपनी की गई एफ़र्ट के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई ना हो। याद रखें, मैं सेटिस्फाई उस सेंस में नहीं कह रहा कि जो भी काम आप करें वो कहें कि मैंने अच्छा काम नहीं किया है। मेरा कहने सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कभी उसके ऊपर जो है वो इक्तफ़ा ना करें, कभी उसके ऊपर कोई लिमिट ना लगाएं कि भाई जितना काम मैंने कर लिया है ये इनफ है। कभी भी कोई काम, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या डिजिटल टेक्नोलॉजी की, उसमें तो हर आने वाले दिन में न्यू अपडेट्स आती हैं। जो टूल्स और जो टेक्निक्स आपने इस्तेमाल इससे पहले किए, हो सकता है आइंदा आने वाले 2 माह में, 3 माह में वो टेक्निक्स काफ़ी ना हों, वो टूल्स इनफ ना हों, आपको मज़ीद कुछ चीज़ें अपडेट करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। तो आप इसके साथ इन टच रहें, जो लेटेस्ट चीज़ें उनके साथ इन टच रहें। जो आपके कुछ मेंटोर्स हैं, जो भी हैं, कोई मेंटोर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लें। 2-3 ऐसी पर्सनैलिटीज़ को सिलेक्ट करें यूट्यूब के ऊपर, या उनके ऐसे जो ब्लॉग्स हैं वो आपको सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ अप टू डेट रहें और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव करते रहें। तो दीज आर द 5 थिंग्स टू इम्प्रूव योर डिजिटल प्रेजेंस। तो यहाँ हमारा सेकंड मॉड्यूल ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे, जिस पे हम एक रियल टाइम के ऊपर प्रैक्टिकली मैं आपको कैंपेन किस तरह बनाई जाती है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम वेरी स्क्रैच,
तो और उसको लॉन्च करने तक, उसको पब्लिश करने तक वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम रियल टाइम में मैं आपको बताऊँगा। हम इसको साथ लेकर चलेंगे, फिर उससे ज़रिए जो रिस्पांस जनरेट होगा इंशाल्लाह वो रिस्पांस भी आपके साथ शेयर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।